चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज़ है, एनपीसीआईएल ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए दरवाजे खोले। तो हाल ही में न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने ब्राउन और ग्रीन फील्ड श्रेणी के तहत भारतीय उद्योगों द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु 220 मेगावाट क्षमता वाले भारत स्मॉल रिएक्टर स्थापित करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए। तो PHWR प्रौद्योगिकी पर आधारित भारत स्मॉल रिएक्टर्स 220 मेगावाट तक की क्षमता वाले कॉम्पैक्ट परमाणु रिएक्टर हैं। BSRS का डिज़ाइन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स से मेल खाता है, जिनकी क्षमता 30 मेगावाट से कम और 300 मेगावाट से अधिक तक हो सकती है। जानते हैं परमाणु क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का महत्व। तो संसाधन जुटाना, यह भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को आकर्षित और संसाधनों के एकत्रीकरण से इकोनॉमी ऑफ स्केल को संभव कर सकता है। भारत का लक्ष्य परमाणु ऊर्जा में $26 बिलियन के निवेश को आकर्षित करना है। तकनीकी उन्नति और नवाचार, तो यह अत्याधुनिक अनुसंधान में निवेश को बढ़ावा दे सकता है। साथ ही इससे SMRS एवं उन्नत शीतलन प्रौद्योगिकियों जैसे नवाचार भी संभव हो सकते हैं। एनर्जी ट्रांजिशन, तो 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 गीगावाट ऊर्जा प्राप्त करने और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं निजी क्षेत्र की भागीदारी के समक्ष चुनौतियां। तो कानूनी, 1962 का परमाणु ऊर्जा अधिनियम निजी क्षेत्र को परमाणु संयंत्रों के लिए लाइसेंस देना प्रतिबंधित करता है। उत्तरदायित्व निर्धारित करने वाले कानूनों के बारे में अनिश्चितता, तो परमाणु क्षति के लिए सिविल उत्तरदायित्व अधिनियम 2010 को कोर्ट में चुनौती दी जा रही है, जिससे विनियम की अनिश्चितता उत्पन्न हो रही है। अन्य, परमाणु परियोजनाओं की पूंजी गहन प्रकृति के कारण उच्च प्रारंभिक लागत और निजी क्षेत्र द्वारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र संचालन के प्रति जनता में विश्वास के लिए पारदर्शिता और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता आदि। ठीक है, अब बात करते हैं, भारत ने UNFCCC के तहत अपनी चौथी द्विवार्षिक अपडेटेड रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो यह रिपोर्ट भारत द्वारा सौंपे गए थर्ड नेशनल कम्युनिकेशन को अपडेट करती है। साथ ही इसमें वर्ष 2020 के लिए भारत के अलग अलग क्षेत्रों को द्वारा ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन संबंधी आंकड़े भी शामिल हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय UNFCCC के अनुच्छेद 4.1 के तहत जलवायु परिवर्तन संबंधी गतिविधियों के प्रबंधन और समन्वय तथा उनकी रिपोर्टिंग के लिए भारत का नोडल मंत्रालय है। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। तो GHG उत्सर्जन, इसमें 2019 की तुलना में 2020 में 7.93% की कमी आई है। क्षेत्रवार GHG उत्सर्जन घटते क्रम में, ऊर्जा 75.66%, कृषि 13.72%, औद्योगिक प्रक्रिया और उत्पाद उपयोग 8.06%, अपशिष्ट 2.56% आदि। सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता, तो इसमें 2005 से 2020 के बीच 36% की कमी आई है। गैर जीवाश्म स्रोतों का हिस्सा, तो इनकी हिस्सेदारी अक्टूबर 2024 तक स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 46.52% थी। कार्बन सिंक का निर्माण, 2005 से 2021 के बीच वनावरण और वृक्षावरण के चलते 2.29 बिलियन टन CO2 के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण किया गया है। वनावरण और वृक्षावरण, तो वर्तमान में यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है और इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब बात करेंगे भारत द्वारा शुरू की गई पहलों के संबंध में। तो आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन, यह आपदाओं के प्रति अवसंरचना को मजबूत और सक्षम बनाने पर केंद्रित है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रौद्योगिकी साझा करने के माध्यम से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का काम करता है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, तो यह पहल संधारणीय ऊर्जा स्रोतों को समर्थन प्रदान करने हेतु जैव ईंधन उत्पादन और उपयोग को बढ़ाने पर केंद्रित है। पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली आंदोलन, तो यह पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए संधारणीय जीवन शैली को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। साथ ही राष्ट्रीय योजनाएं, तो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम और राष्ट्रीय ई-बस कार्यक्रम। ठीक है, ये भारत द्वारा शुरू की गई पहले हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अगली न्यूज की, जो है भारत सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक की वर्तमान श्रृंखला में संशोधन के लिए कार्य समूह का गठन किया। तो भारत सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित कर 2022-23 करने के लिए 18 सदस्यीय कार्य समूह गठित किया है। भारत में आधार वर्ष पहली बार 1942 में अपनाया गया था, तब 1939 को आधार वर्ष अपनाया गया था। तब से आधार वर्ष में 7 संशोधनों के द्वारा नए आधार वर्ष शामिल किए गए हैं। ये 7 नए आधार वर्ष हैं 1952 से 53, 1961 से 62,
1970 से 71, 1981 से 82, 1993 से 94 और 2004 से 2005 और 2011 से 2012 है। ठीक है। कार्य समूह के विचारार्थ विषय, तो यह कार्य समूह भारत की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए WPI और उत्पादक मूल्य सूचकांक की कमोडिटी बास्केट में बदलाव का सुझाव देगा। साथ ही यह आधार वर्ष को संशोधित करके 2022-23 करने पर भी विचार करेगा। गणना पद्धति देखते हैं इसकी, तो कार्य समूह को WPI या PPI के लिए अपनाई जाने वाली गणना पद्धति पर भी विचार करना है। साथ ही इसे गणना पद्धति की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए भी सुझाव देना है। ठीक है। नेक्स्ट, उत्पादक मूल्य सूचकांक, तो ये कार्य समूह PPI तैयार करने के लिए पद्धति का पता लगाएगा और सुधारों पर सुझाव देगा। कार्य समूह को WPI की जगह PPI अपनाने के लिए रोड मैप की सिफारिश करने का भी कार्य सौंपा गया है। अन्य कार्य, तो कार्य समूह को वस्तुओं के मूल्य में समय के साथ परिवर्तन को मापने और लिंकिंग फैक्टर गणना पद्धति की समीक्षा करने व उसमें बदलाव पर भी सुझाव देना है। लिंकिंग फैक्टर टाइम सीरीज डेटा में निरंतरता बनाए रखने में मदद करता है और WPI की पुरानी व नई श्रृंखला के साथ तुलना करने में सहायता करता है। ठीक है। अब बात करते हैं पैरामीटर्स देखते हैं इनके, और थोक मूल्य सूचकांक के और उत्पादक मूल्य सूचकांक के। तो इनकी डेफिनेशन की बात करें तो WPI यह थोक स्तर पर वस्तुओं की एक निश्चित बास्केट में समय के साथ औसत मूल्य में परिवर्तन की माप है, और PPI यह वस्तु और सेवाओं के घरेलू उत्पादकों द्वारा प्राप्त विक्रय मूल्य में समय के साथ औसत मूल्य में परिवर्तन की माप है। संगठन, तो इसमें लगाए गए कर तथा थोक लेन देन के स्तर तक वितरण की लागत शामिल हो सकती है और इसकी गणना में अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं किए जाते हैं। सेवाएं, तो WPI की गणना में सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है। PPI की गणना में सेवाओं के मूल्य में परिवर्तन को मापा जाता है। मल्टीपल गणना पूर्वाग्रह, तो इसमें एक ही उत्पाद की दोहरी गणना की वजह से मल्टीपल गणना संबंधी पूर्वाग्रह मौजूद होता है, और मल्टीपल गणना तब होती है जब किसी विशिष्ट वस्तु के मूल्य और उसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त इनपुट को समग्र सूचकांक में शामिल किया जाता है। ठीक है। मल्टीपल गणना की संभावना इसमें नहीं रहती है। ठीक है। ये बात की हमने। पैरामीटर्स थे हमारे WPI और PPI के। ठीक है। अब बात करेंगे अगली न्यूज़ की, जो है नीति आयोग ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के तहत की गई थी। सरकार ने योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया था। नीति आयोग के विषय में देखते हैं, तो इसे मुख्य रूप से 2 तरह के काम सौंपे गए हैं। पहला है देश में सतत विकास लक्ष्यों को अपनाने एवं उन्हें हासिल करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों की निगरानी करना, तथा दूसरा है राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक और सहकारी संवाद को बढ़ावा देना। ठीक है। नीति आयोग की संरचना, तो अध्यक्ष होते हैं इसके भारत का प्रधानमंत्री। गवर्निंग काउंसिल, तो नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में अग्रलिखित शामिल होते हैं प्रधानमंत्री, सभी राज्यों और विधानसभाओं वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, नीति आयोग के पदेन सदस्य, नीति आयोग का उपाध्यक्ष, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य आदि। क्षेत्रीय परिषदें, इनका काम एक से अधिक राज्य या किसी एक क्षेत्र को प्रभावित करने वाली विशिष्ट समस्याओं और आपात स्थितियों या आकस्मिकताओं का समाधान करना है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो इस पद पर भारत सरकार के सचिव रैंक के अधिकारी को प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। CEO को एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है। नीति आयोग और पूर्ववर्ती योजना आयोग के बीच प्रमुख अंतर देखते हैं। तो कार्य पद्धति की बात करें तो योजना आयोग में टॉप डाउन अप्रोच एवं केंद्रीकृत प्लानिंग मॉडल, जिसमें उच्च स्तर पर बैठे कुछ व्यक्तियों द्वारा ही राज्यों के संदर्भ में निर्णय लिए जाते थे। नीति आयोग, तो बॉटम अप अप्रोच एवं सहकारी संवाद का दृष्टिकोण, जहां नीति निर्माण में राज्यों की समान भागीदारी रहती है। संसाधनों का आवंटन, तो राज्यों को संसाधन आवंटित करने एवं राज्य परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए वित्तीय शक्तियां योजना आयोग के पास थी। नीति आयोग के पास इस तरह की कोई वित्तीय शक्ति नहीं है। नीति निर्माण, तो योजना आयोग मुख्यतः पंचवर्षीय योजना बनाने और उन्हें लागू करने पर ध्यान केंद्रित करता था। नीति आयोग केंद्र एवं राज्यों को तकनीकी सलाह देते हुए रणनीतिक और दीर्घकालिक नीतियों तथा कार्यक्रमों को तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करता है। राज्यों की भागीदारी, तो प्लानिंग प्रक्रिया में राज्य की भागीदारी सीमित थी। राज्य के मुख्यमंत्री और UTS के उपराज्यपाल गवर्निंग काउंसिल में शामिल होते हैं। ठीक है। ये बात की हमने योजना आयोग और नीति आयोग के विषय में। अब बात करेंगे अगली न्यूज़ की, जो है
भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा स्कूली शिक्षा प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन रिपोर्ट जारी की गई है। तो इस रिपोर्ट में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, चीन, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों से भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली की तुलना की गई है। रिपोर्ट में स्कूली शिक्षा प्रणालियों के विभिन्न आयामों जैसे कि स्कूली संरचना, शिक्षा पद्धति, फंडिंग, मूल्यांकन और स्कूली शिक्षा में समानता असमानता के आधार पर तुलना की गई है। भारतीय शिक्षा प्रणाली की समक्ष चुनौतियां, तो क्षेत्रीय असमानता और लैंगिक अंतराल, आवश्यक अवसंरचना की कमी और ग्रामीण शहरी असमानताएं, समग्र शिक्षा के अभाव के कारण समतापूर्ण शिक्षा में बाधा, 21वीं सदी के लिए आवश्यक कौशल की कमी जिसके कारण रोजगार मिलने में बाधा आती है। रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें देखते हैं। शिक्षा बजट में वृद्धि करना, शिक्षा के क्षेत्र में जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए ताकि कौशल विकास, अवसंरचना सुधार और नवाचार आधारित शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहन मिल सके। डिजिटल शिक्षा, डिजिटल अंतराल को समाप्त करने, स्थानीय परिवेश के हिसाब से स्टडी मटेरियल बनाने और शिक्षकों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मजबूती से लागू करना, कौशल आधारित शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण, फ्लेक्सिबल पाठ्यक्रम और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सिलेबस की रूपरेखा, तो एक ऐसा समावेशी पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए जो क्षेत्रीय विविधताओं को शामिल करते हुए कौशल आधारित शिक्षा को प्राथमिकता दे। असमानताओं का समाधान, स्वीडन के दिव्यांगजन समावेशी फ्रेमवर्क जैसे मॉडल से प्रेरणा लेते हुए ग्रामीण अवसंरचना जैसे स्कूल आदि के विकास, समावेशी पाठ्यक्रम और कुशल शिक्षकों को प्रोत्साहन देना चाहिए। और शिक्षण विधियों में बदलाव, शिक्षकों को इंटरेक्टिव शिक्षण विधियों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे बच्चों को बदलते परिवेश में समझदारी और आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेने के लिए सक्षम बना सके। ठीक है, देखते हैं भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली की अन्य देशों के साथ तुलना। पैरामीटर्स देखते हैं। तो भारत की स्थिति की बात करें शिक्षा पद्धति में, तो सैद्धांतिक ज्ञान और रचने पर अधिक बल दिया जाता है। अन्य देशों से तुलना और सर्वोत्तम प्रणाली, तो ऑस्ट्रेलिया में प्रश्न पूछने और अमेरिका में क्रिएटिविटी आधारित शिक्षा पर बल दिया जाता है। आकलन और मूल्यांकन, तो भारत में निर्धारित समय अंतराल पर टेस्ट एवं अन्य गतिविधियों के साथ साथ लगातार एवं व्यापक मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि अन्य देशों में जैसे ऑस्ट्रेलिया और यूके में राष्ट्रीय स्तर के टेस्ट के साथ साथ परियोजना आधारित आकलन के माध्यम से लगातार मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। बजट, शिक्षा पर जीडीपी का 2.7% से 2.9% तक खर्च किया जाता है भारत में। और अन्य देशों में ऑस्ट्रेलिया में शिक्षा पर जीडीपी का 5.5% और चीन में 4.1% खर्च किया जाता है। प्रौद्योगिकियों का उपयोग, तो स्वयं ऑनलाइन पाठ्यक्रम और स्मार्ट कक्षाएं। अन्य देशों में स्वीडन ने स्कूली शिक्षा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय डिजिटलीकरण रणनीति बनाई है। ठीक है, ये हमने भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली की अन्य देशों के साथ तुलना की। ठीक है, अब बात करते हैं। रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की। तो रक्षा मंत्रालय की इस घोषणा का उद्देश्य सशस्त्र बलों को एडवांस तकनीक से लैस करके उनका आधुनिकीकरण करना है। इससे उन्हें मल्टी डोमेन में सक्षम कॉम्बैट रेडी यानी युद्ध तत्पर बल बनाया जा सकेगा। साथ ही इस घोषणा का लक्ष्य वर्तमान और भविष्य के सुधारों को गति देना भी है। ऐसे में भारतीय सशस्त्र बल विभिन्न क्षेत्रों जैसे थल, जल, वायु, अंतरिक्ष और साइबर स्पेस में युद्ध संचालन को एकीकृत रूप से अंजाम देने में सक्षम होगा। सुधारों के लिए ध्यान देते हुए पहचाने गए क्षेत्र, तो एकीकृत थिएटर कमान यानी आईटीसी, एकीकृत थिएटर कमान की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिए तीनों सेनाओं द्वारा एक साथ मिलकर काम करने और एकीकरण पहलों को बढ़ावा दिया जाएगा। एकीकृत थिएटर कमान वास्तव में त्रिसेवा कमान होगा। इसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना की यूनिट्स शामिल होंगी। यह एकीकृत कमान सामूहिक रूप से किसी निर्धारित भौगोलिक क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों से निपटेगा। नई प्रौद्योगिकियां और नए युद्ध क्षेत्र, तो साइबर और अंतरिक्ष युद्ध क्षेत्र, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, हाइपरसोनिक्स जैसे क्षेत्रों में क्षमता विकास पर बल दिया जाएगा। इससे भारतीय रक्षा बल को भविष्य के युद्ध के लिए तैयार रहने में मदद मिलेगी। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और ज्ञान साझा करना, तो इसके लिए व्यवसाय करना आसान बनाते हुए सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। सहयोग, इसके लिए निम्नलिखित प्रयास किए जाएंगे। पहला, तीनों सेनाओं द्वारा अलग अलग कार्य करने को हतोत्साहित किया जाएगा। असैन्य यानी सिविल प्रशासन और सेना के बीच समन्वय बढ़ाया जाएगा और तीनों सेनाओं के बीच सहयोग और प्रशिक्षण के माध्यम से संयुक्त परिचालन क्षमता विकसित की जाएगी। रक्षा निर्यात और अनुसंधान एवं विकास, तो भारत को रक्षा उत्पादों के लिए एक भरोसेमंद निर्यातक के रूप में पहचान दिलाने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही
रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास और साझेदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। रक्षा क्षेत्र का आधुनिकीकरण करने के लिए शुरू की गई पहले तो निजी क्षेत्र और एमएसएमईज की भागीदारी को बढ़ावा देना, स्वदेशी रक्षा उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस योजना शुरू की गई और सेल्फ रिलायंट इनिशिएटिव्स थ्रू जॉइंट एक्शन पोर्टल लॉन्च किया गया है। उदारीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति तो रक्षा क्षेत्र में नए औद्योगिक लाइसेंस चाहने वाली कंपनियों के लिए 2020 में स्वचालित मार्ग से रक्षा क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढ़ाकर 74% कर दी गई थी। इसके अलावा आधुनिक तकनीक प्राप्त करने वाली कंपनियों के लिए सरकारी अनुमोदन मार्ग से 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है। ठीक है, अब बात करेंगे अन्य सुर्खियों की। इसमें पहली न्यूज़ है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024। तो भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा की। इन पुरस्कारों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाएगा। जानते हैं इन्हीं के विषय में। ये खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों या संगठनों आदि को दिए जाने वाले 6 पुरस्कारों का समूह है, जिनमें है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2024। यह पुरस्कार गुकेश डी जो शतरंज के हैं, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स, मनु भाकर निशानेबाजी आदि को दिया गया है। यह 4 वर्षों की अवधि में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अन्य पुरस्कार है अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम, द्रोणाचार्य अवार्ड कोच को प्रदान किया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को। और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार ऐसे संगठन और व्यक्तियों को दिया जाता है जिनसे पिछले 3 वर्षों में खेलों को बढ़ावा देने एवं विकास के लिए कार्य किया है। ठीक है, बात करते हैं प्रोजेक्ट विस्तार की। तो आईआईटी मद्रास ने प्रोजेक्ट विस्तार के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ भागीदारी की है। यहाँ विस्तार से आशय है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। तो यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सभी नेटवर्कों का एक नेटवर्क है। इस पर प्रत्येक राज्य अपना स्वयं का कृषि सलाहकार नेटवर्क बना सकता है। यह महत्वपूर्ण कृषि संसाधनों को बिना बाधा के प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने वाला एक व्यापक नेटवर्क है। यह अलग अलग डेटाबेस को जोड़ता है। उद्देश्य है यह कृषि संबंधी बेहतर निर्णय लेने और संसाधन के बेहतर उपयोग को बढ़ावा देगा। महत्व है इसका, यह नेटवर्क के कृषि क्षेत्र के अधिक हितधारकों तक फसल उत्पादन, बिक्री, मूल्य संवर्धन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पर उत्कृष्ट सलाहकार सेवाएं पहुंचाएगा। और यह नेटवर्क किसानों को उनके लिए आवश्यक सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। ठीक है, चर्चा की हमने प्रोजेक्ट विस्तार के विषय में। बात करेंगे पिग बुचरिंग स्कैम के विषय में। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2023-24 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में पिग बुचरिंग स्कैम या निवेश घोटाला नाम के नए साइबर फ्रॉड के प्रति लोगों को आगाह किया। यह एक प्रकार की वैश्विक घटना है। इसमें बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग और यहाँ तक कि साइबर गुलामी भी शामिल है। इसमें साइबर अपराधी समय के साथ किसी व्यक्ति पर विश्वास कायम करते हैं, उन्हें किसी आकर्षक योजना में निवेश शुरू करने और इसे बढ़ाते रहने के लिए राजी किया जाता है। भरोसा कायम करने के बाद वे गायब हो जाते हैं। इस तरह निवेशकों का पैसा डूब जाता है। पिग बुचरिंग स्कैम यानी सुअर काटने की उपमा सुअरों को उनके वध से पहले मोटा करने के अभ्यास से आई है। इस स्कैम में मुख्य रूप से बेरोजगार युवाओं, गृहिणियों और छात्रों के साथ साथ जरूरतमंद लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे हाइड्रोजेल की। तो हाल ही में आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने स्तन कैंसर के इलाज के लिए एक एडवांस इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है। हाल ही में विकसित हाइड्रोजेल प्रोटीन बेस्ड अल्ट्रा शॉर्ट पेप्टाइड्स से बना है, जो शरीर के तरल पदार्थों में अघुलनशील होने के कारण इंजेक्शन वाले स्थान पर स्थिर बना रहता है। ये पेप्टाइड्स बायोकम्पैटिबल और बायोडिग्रेडेबल दोनों होते हैं। हाइड्रोजेल के विषय में जानते हैं। हाइड्रोजेल जल आधारित त्रिआयामी संरचनाओं वाले पॉलीमर के नेटवर्क हैं जो तरल पदार्थ को अवशोषित करने और उन्हें बनाए रखने में सक्षम होते हैं। हाइड्रोजेल की विशिष्ट संरचना जीवित ऊतकों की नकल करती है। इस कारण से जैव चिकित्सा के क्षेत्र में इनकी उपयोगिता काफी बढ़ जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं गोमती नदी की। तो भारतीय थल सेना ने गोमती नदी के कायाकल्प के लिए एक नई कंपनी गठित की। इससे पहले सेना के गंगा के लिए पहले समग्र पारिस्थितिकी कार्यबल का गठन किया था। इस कार्यबल की सफलता से प्रेरित होकर गोमती नदी के कायाकल्प की योजना बनाई गई थी। सीईटीएफ भूतपूर्व सैनिकों की एक यूनिट है। इस यूनिट का उद्देश्य गंगा नदी में प्रदूषण को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के प्रयासों का समर्थन करना है। ठीक है, देखते हैं गोमती नदी के विषय में। तो इसके उद्गम की बात करें तो यह नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में माधोटांडा के पास गोमत ताल से निकलती है। गोमत ताल को फुलहर झील भी कहा जाता है। अफवाह
गोमती गंगा नदी की एक सहायक नदी है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। सहायक नदियां इसकी कठिना नदी, सई नदी आदि। गोमती के तट पर बसे प्रमुख शहर है लखनऊ, जौनपुर आदि। ठीक, बात करेंगे मिथाइल कोबालामीन के विषय में। तो FSSAI ने कुछ शर्तों के तहत स्वास्थ्य पूरक चिकित्सा उद्देश्य और न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों या फोर्टिफाइड खाद्य उत्पादों में मिथाइल कोबालामीन के उपयोग हेतु दिशा निर्देश में स्पष्टीकरण जारी किया है। FSSAI ने 2016 में मिथाइल कोबालामीन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था और 2021 में इस प्रतिबंध को हटा लिया था, लेकिन अभी तक इसे अधिसूचित नहीं किया है। जानते हैं इसके विषय में। तो ये विटामिन B12 का प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक रूप है। इसे सप्लीमेंट्स के साथ साथ मछली, मांस, अंडे और दूध जैसे खाद्य स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। विटामिन B12 पानी में घुलनशील विटामिन है जो DNA संश्लेषण, रेड ब्लड सेल्स के उत्पादन एवं तंत्रिका तंत्र के बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व है। विटामिन B12 के अन्य रूप है साइनोकोबालामीन और हाइड्रोक्सोकोबालामीन। कार्य है इसका शरीर के महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे कोशिका गुणन यानी वृद्धि, रक्त निर्माण, प्रोटीन संश्लेषण आदि। उपयोग है डायबिटिक न्यूरोपैथी में दर्द निवारण के लिए, एनीमिया एवं अल्जाइमर जैसे रोगों के उपचार में आदि। ठीक है, बात करेंगे शेतुरुणी वन्यजीव अभ्यारण्य के विषय में। हाल ही में शेतुरुणी वन्यजीव अभ्यारण्य में जंतु सर्वेक्षण किया गया है। सर्वेक्षण में पक्षियों, तितलियों, ओडोनेट्स और अन्य वन्यजीवों को रिकॉर्ड करने पर बल दिया गया है। सर्वेक्षण के दौरान ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, मालाबार, बैडेंड पीकॉक जैसी प्रजातियों को रिकॉर्ड किया गया है। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल केरल का राजकीय पक्षी यानी स्टेट बर्ड है। इसके विषय में जानते हैं। यह अभ्यारण्य केरल के कोल्लम जिले में दक्षिणी पश्चिमी घाट में अवस्थित है। यह अभ्यारण्य अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है और इस अभ्यारण्य का नाम यहाँ की स्थानिक यानी एंडेमिक पादप प्रजाति घुटा त्रावणकोरिका के नाम पर रखा गया है। इस पादप प्रजाति को चेन कुरिंची के नाम से जाना जाता है। अभ्यारण्य से होकर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं कुलातुपुड़ा, शेंतुरुणी और कालतुरुती। ये तीनों नदियां आगे मिलकर कल्लड्डा नाम से बहती हैं। अभ्यारण्य में पाए जाने वाले मुख्य जीव हैं हाथी, गोर, सांबर हिरण, मालाबार जायंट गिलहरी, नीलगिरी लंगूर, शेर, पूंछ, मकैक आदि। भारत का पहला नियोजित इको पर्यटन स्थल है थीनमाला, इसी अभ्यारण्य में स्थित है। संपत्ति का अधिकार के विषय में बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है, लेकिन यह अभी भी संवैधानिक और मान्यता प्राप्त मानवाधिकार है। मूल संविधान की स्थिति। तो मूल संविधान के अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति के अधिकार और इसके अधिग्रहण के लिए मुआवजे को मूल अधिकार माना गया था। वर्तमान स्थिति की बात करें तो 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। इसे अनुच्छेद 300A के तहत संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 300A के अनुसार कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं सुर्खियों में रहा व्यक्तित्व है हमारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो प्रधानमंत्री ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स पर लोगों को बधाई दी। सूफी संत की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उनकी दरगाह पर हर साल उर्स का आयोजन किया जाता है। इनका जन्म 1141 ईस्वी में अफगानिस्तान के हेरात प्रांत के चिश्ती नामक कस्बे में हुआ था। ये भारतीय उपमहाद्वीप में सूफीवाद के चिश्ती सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत थे। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना इनके द्वारा ही की गई थी। चिश्ती सिलसिले की एक प्रमुख विशेषता आत्म संयमपूर्ण जीवन यापन करना था, जिसमें सांसारिक सुखों से दूरी बनाए रखना भी शामिल था। प्रसिद्ध अनुयायी तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया और नसीरुद्दीन चिराग आदि। मुख्य मूल्य है इनके सांप्रदायिक सद्भाव, सभी को आध्यात्मिक संतुष्टि प्रदान करना, विनम्रता आदि। ठीक है, तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।